आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संदर्भ में। एक्चुअली में पर्यावरण क्या होता है और पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इन दोनों में देखा जाए तो एक कोरिलेशन होता है और इसके आधार पर हम पर्यावरण के घटकों को एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं और इन पे कौन से कारक मौखिक होते हैं जो प्रमुख रूप से एक दूसरे पर डिपेंडेंसी रखते हैं। तो हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले पर्यावरण के संदर्भ में कि एक्चुअली पर्यावरण होता क्या है। तो हम सबसे पहले पर्यावरण के विषय में जानेंगे। सबसे स्पष्ट है पर्या प्लस आवरण, ठीक। मतलब एक प्रकार से देख सकते हैं कि चारों तरफ का एक ऐसा आवरण होता है जहां पर जैविक एवं अजैविक घटक मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जिसमें आप देख लेते हैं कि जैसे पेड़ पौधे हुए, ठीक, जीव जंतु हुए। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु जो होते हैं जो एक्चुअली में जैविक घटक होते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जीवन पाया जाता है, ठीक। चलने फिरने की इसमें चेतन का गुण होता है, इसमें चेतन का गुण नहीं होता है। लेकिन इनकी जो डेड बॉडी होती है वो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है, जो पूरी की पूरी बॉडी के निर्माण करने में सहायक होती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो कंपोनेंट होते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये जो कंपोनेंट हैं, एलिमेंट हैं अर्थात, तो ये पेड़ पौधों का भी निर्माण करते हैं और जीव जंतुओं का भी निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इसमें जीवन जीने की प्रधानता पाई जाती है और ये जैविक घटक होते हैं, ठीक। इसी प्रकार अजैविक घटक भी होते हैं और अजैविक घटक ऐसे घटक होते हैं जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये अजैविक घटक होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जैसे वायु हुई, ठीक, जिसमें हम अपना जीवन सर्वाइव करते हैं, ठीक। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ का एक ऐसा वायुमंडल क्षेत्र होता है। तो ये वायुमंडल क्षेत्र होता है, ये वायु का ही एक क्षेत्र होता है, पूरा एक आवरण होता है पूरा। यहाँ से लेकर के ऊपर तक इस प्रकार देखेंगे कि 600 किलोमीटर तक पाया जाता है, ठीक। वायु का एक परिसंचरण तंत्र होता है जो वायुमंडल धरती के धरातल सतह से और ऊपर 600 किलोमीटर तक पाया जाता है। तो इसमें भी देखा जाए तो वायुमंडल की इसमें समानता नहीं होती है, अलग अलग मंडल में इसकी जो वायु का जो एक मात्रा होती है, डेंसिटी होती है, वो अलग अलग होती है और प्रत्येक वायु के अंतर्गत भी इनकी डेंसिटी क्षेत्र के आधार पर भी वर्गीकृत की जाती है, एक समान नहीं होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं वायु हो गई, जल भी है, ठीक। दूसरा इसमें हम जैविक घटक में जल देख लेते हैं, ठीक है। इसी में मृदा अर्थात भूमि, ठीक। वायु, जल, मृदा, भूमि, ये जो घटक होते हैं ये एक्चुअली अजैविक घटक होते हैं, लेकिन इनका प्रभाव देखा जाए तो जैविक घटकों पे भी पड़ता है, ठीक है, जिसमें पेड़ पौधे हुए, जीव जंतुओं भी पड़ता है और जैविक घटकों का भी प्रभाव जो होता है वो अजैविक घटकों पे भी पड़ता है। तो इनके आधार पे ही हम देख सकते हैं कि ये पर्यावरण एक क्षेत्र विशेष पे हम देखें तो वहाँ पे जैविक घटक भी पाए जाते हैं, अजैविक घटक भी पाए जाते हैं। तो जैविक और एवं अजैविक घटकों में जो प्रक्रिया होती है, जो एक दूसरे में एक संतुलन के आधार पर जो एक दूसरे पर डिपेंडेंसी रखते हैं, तो उनकी जो निर्भरता होती है, तो इन निर्भरता के आधार पर अपने जीवन को सर्वाइव करते हैं। तो यही एक प्रकार से देखा जाए तो पूरी प्रकृति में इन्हीं घटकों का एक मुख्य एलिमेंट होते हैं और इनका ही आधारभूत एक ढांचा होता है जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। यानी कि हम इस आधार पर समझ लेते हैं कि एक है जीव है और जीव के चारों तरफ एक आवरण है, ठीक है। और इस आवरण में देखा जाए तो यही जैविक घटक भी पाए जाते हैं और यही अजैविक घटक भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक जीव है या जीव में हम ये ले सकते हैं कि जैविक है, तो जैविक में हमने आपको बताया कि जैसे कि पेड़ पौधे हुए, जीव जंतु हुए, जैविक में ही बताया, ठीक है। तो एक व्यक्ति विशेष या ले सकते हैं कोई भी अन्य जीव, तो जीव
के चारों तरफ का एक ऐसा आवरण जहाँ पर जीव जंतु एवं जैविक एवं अजैविक घटक एक दूसरे पर अपनी निर्भरता के आधार पर जीवन को सर्वाइव करते हैं, उसे हम कहते हैं एक आवरण। और उसी आवरण में किस प्रकार से एक दूसरे पर डिपेंडेंसी रखते हैं, एक दूसरे पे पारगम्यता रखते हैं, तो उनके संतुलन का एक पूरा एक नियमावली बनी रहती है, तो उसे हम पूरा बोलते हैं पर्यावरण। यानी कि एक जीव के एक जीव दूसरे जीव को किस प्रकार से प्रभावित करता है, एक जीव एक पर्यावरण यानी कि पेड़ पौधे पर किस प्रकार प्रभावित होता है, ठीक है, और पेड़ पौधा जीव को किस तरह प्रभावित करता है, और जीव और पेड़ पौधे को कितना प्रभावित करता है। तो यही प्रभावित करने की एक जो प्रक्रिया है, एक प्रभावित करने का जो एक मुख्य स्वावलंबन है, तो इसके आधार पे हम इसे बोल सकते हैं कि एक जीव के चारों तरफ का एक आवरण है, ठीक। तो उसे हम जीव में जो जो प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, जैसे जैसे जीव जंतुओं के चारों तरफ हो सकता है, इसके चारों तरफ वायुमंडल भी होता है, ठीक है, इसके चारों यहाँ पे इसे जीव के इधर देखा जाए तो इस जीव के मृदा से भी प्रभावित होता है, ठीक है, और यही जीव देखा जाए तो वायु से भी प्रभावित होता है, यही जीव देखा जाए तो भूमि यानी अर्थात मृदा हो गई, वायु हो गई, जल से भी प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये जल से कितना प्रभावित होता है, जल से कितना प्रभावित होता है, और मृदा से कितना प्रभावित होता है, मृदा से कितनी प्रभावित होती है, या जीव जैविक में ले लेते हैं, पेड़ पौधे से कितना प्रभावित होते हैं, पेड़ पौधे इसे कितना प्रभावित करते हैं। तो इनके आधार पर प्रभावित करने के संचरण को हम समझ सकते हैं कि ये पूरी पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, ठीक है। वो पारिस्थितिकी तंत्र में भी हम कई प्रकार के अलग अलग तरीके से इनका गहन अध्ययन करते हैं, वो हम आगे इसको हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम केवल इतना समझ लेते हैं कि जो हमारा पर्यावरण है एक प्रकार से ऐसा आवरण होता है जिसमें जीव जैविक अजैविक घटक मुख्य रूप से पाए जाते हैं, और इन घटकों के आधार पर ही हम पूरे जीवन को किस प्रकार से संचरण करते हैं, कैसे कितना जीव किससे कितना प्रभावित करते हैं, और कौन जीव किस तरह प्रभावित होता है। तो इस संतुलन के आधार पर ही हम एक पर्यावरण को हम पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। तो हमारा जो पर्यावरण था एक्चुअली में क्या होता है, इसके विषय में हमने आपको बताया। ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक शब्द है, ठीक है, ये एक प्रकार का ऐसा शब्द होता है जो फ्रेंच भाषा से लिया गया है, ठीक। ये शब्द जो है फ्रेंच भाषा से लिया गया है। जिसे कहते हैं इन्वायरनर, ठीक। इन्वायरनर मतलब का एक प्रकार का बाहरी आवरण, ठीक। और बाहरी आवरण हमको ऑलरेडी समझा चुके हैं कि एक जीव है उसका एक बाहरी आवरण, ठीक है, इन्वायरनर है, इसके चारों तरफ का एक बाहरी आवरण है, और यही आवरण जो है वो पूरा क्या है, पर्यावरण है, ठीक, चारों तरफ का एक आवरण, ठीक। तो इसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि पर्यावरण क्या होता है, और पर्यावरण के अंतर्गत हम पढ़ते हैं पारिस्थितिकी का मतलब ये हो गया कि इसके जो घटक हैं उन घटकों के आधार पर हम अलग अलग भिन्न भिन्न तरीकों से हम घटकों को हम तोड़ देते हैं, उसमें कौन से जीव की अलग अलग अपनी एक डेंसिटी होती है, अलग अलग उनकी एक प्रासंगिकता होती है, उनका एक अपना एक अलग गुणधर्म होता है, उनकी अपनी क्षमता होती है, तो उनके आधार पर भी हम इनको कई भागों में विभाजित करते हैं। तो उसको हम किस प्रकार से गहन में पढ़ेंगे, तो गहनता के आधार पर ही हम बोलते हैं पारिस्थितिकी। तो हम समझ सकते हैं कि जो पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी एक्चुअली में हमने आपको बताया कि ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये किसी भी जैविक एवं अजैविक घटकों की एक दूसरे को प्रभावित करने या जीवन को सर्वाइव एवं संचरण करने की एक प्रक्रिया है, ठीक, प्रक्रिया हम ले सकते हैं। यानी कि जीवन में जो घटक होते हैं वो एक दूसरे पर जो अपनी निर्भरता रखते हैं, और निर्भरता में वो एक दूसरे को कितना प्रभावित करते हैं, कितना स्वयं में प्रभावित होते हैं, तो इनके आधार पर ही हम इसको पारिस्थितिकी बोल सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि पर्यावरण क्या होता है, पारिस्थितिकी क्या होता है। इसके बारे में पारिस्थितिकी की जो शब्द था हैकले ने शब्द दिया था, ठीक है, जो हैकले थे वैज्ञानिक, उन्होंने पारिस्थितिकी शब्द दिया था, और ठीक है 1869 में। तो इस प्रकार से हम
1869 में इन्होंने हेगले ने पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किया। और पारिस्थितिकी एक प्रकार से देखा जाए तो जीव जंतुओं का और पेड़ पौधों का जो घटक हैं उनको एक दूसरे पर निर्भरता के आधार पर, एक परस्पर संबंध के आधार पर हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अभी समझने का जो बेसिक नॉलेज थी वो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संदर्भ में थी। पर्यावरण को मैंने बता दिया कि एक आवरण होता है जो हम दृश्य रूप से देख सकते हैं, लेकिन जो पारिस्थितिकी होती है वो एक्चुअली दृश्य रूप से हम दृश्य रूप से भी हो सकती है, अदृश्य रूप से भी हो सकती है, क्योंकि पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो जीव जंतुओं में जो केमिकल रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, केमिकल एलिमेंट होते हैं, उनके आधार पर भी हम एक दूसरे जीव को प्रभावित करते हैं या अपना जीवन को सर्वाइव करने के लिए, अपनी मेटाबॉलिज्म को सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंसी रखते हैं, जो पारिस्थितिकी अंतर्गत हम पढ़ते हैं। लेकिन पर्यावरण को हम मोटे तौर पर ऊपर देख लेते हैं कि एक प्रकार के आवरण जो होता है वो हमें दृश्य रूप से एक प्रकाश दृश्य प्रकाश के रूप में पारगम्यता के आधार पर हमको दिखाई पड़ता है। तो ये हमारा था पर्यावरण और पारिस्थितिकी कि पर्यावरण क्या होता है और पारिस्थितिकी क्या होता है। तो इनके आधार पर हमने पर्यावरण को समझा और पारिस्थितिकी समझा। अब हम इसके अंतर्गत जो पर्यावरण के जो घटक होते हैं, जैविक घटक हैं, अजैविक घटक हैं, इनको भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक एक करके हम समझ लेते हैं कि जैविक घटक क्या होते हैं और अजैविक घटक क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतने ये डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं कि पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटक दो प्रकार के होते हैं, एक जैविक घटक, ठीक, और अजैविक घटक। जैविक घटक में देखा जाए तो स्वपोषित भी होते हैं, ठीक, परपोषित भी होते हैं। परपोषित या कह सकते हैं परजीवी। स्वपोषित से ऐसे घटक होते हैं जो स्वयं भोजन बनाते हैं, यानी कि ये दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, स्वयं ही अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, क्लोरोफिल की आवश्यकता में, यानी क्लोरोफिल की प्रधानता में ये क्या करते हैं, स्वपोषी जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, ये स्वयं भोजन बनाते हैं। और देखा जाए तो जो पेड़ पौधे हैं ये परपोषी नहीं होते हैं, बिल्कुल ही परपोषी नहीं होते हैं, ये स्वयपोषी होते हैं और ये स्वयं ही भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो परपोषी, परजीवी, ठीक, ये क्या होते हैं, ये स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं और ये दूसरे पर निर्भर रहते हैं, यानी दूसरे पेड़ पौधे या जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, इनको बोलते हैं परजीवी या परपोषित। ठीक है, तो इसी प्रकार से अजैविक घटक में देखा जाए तो अजैविक घटक में भी होते हैं, जैसे कि मृदा हुई, ठीक है, मृदा के कई भाग देखे हों आपने, ए, बी, सी, इस प्रकार के संस्तर में मृदा होती है और ये 1.5 से 2 फीट इस प्रकार से पाई जाती है, 1.5 से 2 फीट के बीच में पाई जाती है। इसमें ए, बी, सी इस प्रकार की संस्तर होती है और संस्तर में देखा जाए तो जो न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिशन के आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है। तो न्यूट्रिशन के आधार पर जब इसको वर्गीकृत करते हैं तो इसमें सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं, तो सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं, स्थलीय पोषक देखा जाए तो बड़े भी इसमें पोषक तत्व होते हैं, जिनके माइक्रोवेव, माइक्रो इस प्रकार के जो तत्व होते हैं इसमें पाए जाते हैं। तो 1.5 से 2 फीट के बीच की जो मृदा होती है, इससे भी देखा जाए तो ये एक प्रकार से अजैविक घटक ही होता है, लेकिन इसका एक अहम रोल होता है हमारी प्रकृति, हमारे नेचर में, कि किसी भी जीवन को, किसी भी जंतु या पेड़ पौधे के जीवन को किस प्रकार से संचरण किया जाए, उनको किस प्रकार से जीवन में एक डेवलप किया जाए, विकास किया जाए, तो उनके आधार पर भी मृदा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि ये देखा जाए तो इसमें जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि बहुत सारे पोषक तत्व ले सकते हैं, जैसे इसमें हाइड्रोजन ले सकते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, ये जो गैस के रूप में या देखा जाए तो गैसीय अवस्था में भी पाए जाते हैं, कुछ धातु के रूप में भी पाए जाते हैं। तो ये जो हमारी मृदा होती है, मृदा में ही पाए जाते हैं। और मृदा का मुख्य कार्य क्या होता है कि ये देखा जाए तो हमारे जो जीव जंतु होते हैं,
उनको एक अनुकूल करने की प्रक्रिया में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही देखा जाए तो किसी भी जीव के या किसी भी पेड़ पौधे के अंकुरण को विकसित करने में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन इसमें ये अकेले ही काम नहीं करती है, इसके कई बहुत सारे ऐसे फैक्ट और भी होते हैं जो इसमें मुख्य रूप से रोल अदा करते हैं। ठीक है, तो मृदा भी हो गई, इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं इसमें जल भी हो गया। तो जल भी एक देखा जाए तो ये अजैविक घटक का एक हिस्सा है। ठीक है, और ये जल जो होते हैं कि किसी भी जीवन को कैसे सर्वाइव करना है या जीवन को कैसे किसी के जीव जंतु का पेड़ पौधों को कैसे डेवलप करना है, तो ये जल भी एक प्रकार से देखा जाए तो जड़ों के माध्यम से लिया जाता है। ठीक है, और जड़ जो होती हैं, ये जो जड़ें होती हैं, ये जड़ों में माइक्रोबियल भी पाए जाते हैं और बहुत सारी ऐसी जड़ें होती हैं जो देखा जाए तो जैसे कुछ मीठे पानी में भी पाई जाती हैं, खारे पानी में भी पाई जाती हैं। तो मीठे पानी के आधार पर अलग होती हैं, खारे पानी के आधार पर उनको अलग होती हैं। ठीक है, तो मीठे पानी की में जो जड़ें होती हैं उसमें देखा जाए तो ऑलरेडी ऑक्सीजन की मात्रा होती है, लेकिन खारे पानी में देखा जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। तो खारे पानी के जो मैंग्रोव जल होते हैं, मैंग्रोव वन होते हैं, मैंग्रोव वन क्या करते हैं, इनके जो न्यू मेटाफोर्स जो जड़ें होती हैं इनको क्या करते हैं, जमीन से ऊपर इस प्रकार से निकाल लेते हैं और ये ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। तो इनके देखा जाए तो जो जड़ें जो होती हैं, तो जड़ों का में जो क्या काम होता है, जल को अवशोषित करना होता है और जल को अवशोषित करने के बाद में ये क्या करते हैं, ऊपर ऐसे संचरण करते हैं और संचरण करने के बाद में ये पूरे पेड़ पौधों को डेवलप करने में, सेलुलोज को मजबूत करने में जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि जैविक में मृदा हुई, जल हुई, वायु। ठीक है, तो वायु के विषय में अभी हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि वायु का जैसे एक हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर एक एक करके इस प्रकार से पूरे कई मंडल पाए जाते हैं। ठीक है, और ये 0 से 600 किलोमीटर तक पाया जाता है। लेकिन ये वायु जो है ना, ये वायु में देखा जाए तो इसी में पाई जाती है नाइट्रोजन जैसे कि 78% है, ऑक्सीजन 20.98 है, यानी पूरी 21% बोल लेते हैं। इसी में CO2 कार्बन 0.04% है। ठीक है, अदर गैसें भी जैसे कि 0.074%। तो ये जो होते हैं पूरी जो गैसें होती हैं, ये देखा जाए तो हमारे पृथ्वी में पाई जाती हैं। और भी अन्य गैसें होती हैं, अक्रिय गैसें होती हैं। ठीक है, और ये सक्रिय गैसें भी हैं। तो ये गैसों का एक मूल वर्क यही होता है कि किस प्रकार से पेड़ पौधों को श्वसन के माध्यम से, जैसे ऑक्सीजन का काम हो, जैसे श्वसन करना होता है। ठीक है, ये जीव जंतुओं में क्या है, श्वसन के में काम देती हैं। ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन जो होती है पेड़ पौधों को मिलती है जड़ों के माध्यम से। ठीक है, और ये देखा जाए तो ये हमारे यूरिया में लगभग 46% क्या होती है, नाइट्रोजन ही पाई जाती है। तो इसी प्रकार से देख सकते हैं कि जो CO2 है, ठीक है, तो ये CO2 जो होती है, ये देखा जाए तो पेड़ पौधों को भोजन में बनाने में काम करती है। जैसे कि देखा जाए तो CO2 ठीक प्लस H2O जो इस प्रकार से जो पूरा भोज्य पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, ये क्लोरोफिल की प्रधानता में, यानी क्लोरोफिल की आवश्यकता में, यानी क्लोरोफिल यहाँ पे अगर मौजूद है तो ये जो एक्टिवेट होता है ना, तो ये भी प्रकाश के माध्यम से ही होता है। ठीक है, ये सब हम आगे आपको बताएंगे। जो प्रकाश होता है, प्रकाश से जब जो विजुअल लाइट है, विजुअल लाइट जो 4000 से 8000 या 7900 एंगस्ट्रॉम होती है, तो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इनके बीच ही जो हमारा पूरा देखा जाए तो दृश्य प्रकाश होता है। तो दृश्य प्रकाश में ही जो क्लोरोफिल है, यही क्या होता है, एक्टिवेट होता है। तो ये क्लोरोफिल की प्रधानता में क्या करते हैं, ये CO2 और H2O लेते हैं पेड़ पौधे और ये भोजन और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो अजैविक घटक होते हैं, जैसे मृदा हुई, जल हुई, वायु हुई, और इनका अपना अलग अलग एक पूरा वर्ग होता है। तो अब हम समझ लेते हैं, एक एक करके तोड़ के हम समझते हैं कि अजैविक घटक में एक अपना एक संघटक भी है। एक प्रकार से देखा जाए तो जैविक घटक हुआ, अजैविक एक संघटक भी होता है। संघटक
वैसे तो इसे हम अजैविक घटक के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, लेकिन ये देखा जाए तो सबका अपना अपना वर्ग होता है। जैसे मृदा का अपना कार्य, जल का अपना, वायु का अपना, ठीक है, जैविक घटक में ये अपने अपने वर्ग होते हैं। तो इसी प्रकार जो संघटक है, ये जो ऊर्जा है, ठीक, यानी कि सूर्य का प्रकाश, इसे भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। ऐसे हम थोड़ा प्रयास बाद में करेंगे समझने का, ठीक है। लेकिन ये सूर्य का प्रकाश जो है ना, ये भी एक अजैविक घटक के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसे संघटक इसलिए मान लेते हैं क्योंकि ये देखा जाए तो जैविक घटकों को भी प्रभावित करता है और अजैविक घटकों को भी, क्योंकि इससे जैविक घटक भी अपने जीवन को किस प्रकार से संचरण करते हैं, या जीवन को, मेटाबॉलिज्म को किस प्रकार से जीवन में अपनी रहन सहन की या अपने को विकसित करने में एक सूर्य का प्रकाश के माध्यम से करते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार अजैविक घटक को भी इससे प्रभावित होते हैं। तो जैविक अजैविक घटक दोनों ही सूर्य के प्रकाश से प्रभावित होते हैं, तो इसलिए ये संघटक है, ठीक है। लेकिन इसमें जीवन नहीं पाया जाता है, तो इसलिए एक अजैविक घटक है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो जैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक होते हैं, वो कौन कौन घटक होते हैं। उनमें हमने आपको सपोषी बताया, स्वयं भोजन बनाते हैं, परपोषी बताया, ठीक है। तो अब हम जैविक अजैविक घटक में पहले अजैविक घटक को थोड़ा और समझने लेते हैं। जो अजैविक घटक होते हैं इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। अजैविक घटक के अंतर्गत हम जैसे पढ़ते हैं कि मृदा में आपको हमने बताया था इस प्रकार से मृदा जो होती है वो कई भागों में होती है, ABC करके, और इसके अपने अपने न्यूट्रिशन के आधार पर इसको हम वर्गीकृत करते हैं, यानी कि पोषक तत्व के आधार पर हम इसको वर्गीकृत करते हैं। इसमें देखा जाए तो ऊपर के हिस्से पे और निचले हिस्से में थोड़ी थोड़ी न्यूट्रिशन की जो डेंसिटी है या बोल सकते हैं मौजूदगी है, उसमें क्या है, थोड़ा ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो उसमें कमी देखी जाती है। इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं, स्थूल पोषक तत्व भी होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व में भी हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि सूक्ष्म पोषक तत्व छोटे छोटे होते हैं कण, यानी कि बहुत सारे, जिनको हम एक ppm के आधार पर पार्टिकुलर मैटर के आधार पर उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बहुत सारे कण होते हैं जो वायुमंडलीय में भी पाए जाते हैं और पृथ्वी के सतह पर भी, यानी कि मृदा में भी पाए जाते हैं। उसमें देखा जाए तो नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, और देखा जाए तो, ठीक है। तो इसमें स्थूल में जैसे आप देख सकते हैं कि फास्फोरस हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, और इसी मैग्नीशियम हुआ, ठीक है, निकेल हुआ, और लोहा हुआ, यानी कि आयरन। तो ये जो होते हैं ना स्थूल पोषक तत्व होते हैं, तो ये क्या है कि ये हमारे पृथ्वी की मृदा स्तर जो स्तर होते हैं, तो इसमें ABC में ही इनके न्यूट्रिशन के आधार पर हम इसको वर्गीकृत कर लेते हैं। इसी में देखा जाए तो मृदा को हम समझ सकते हैं कि किसी भी पेड़ पौधों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक घटक माना जाता है अजैविक के रूप में। और इसमें दूसरा जो घटक होता है, मृदा में हम एक भूमि देख सकते हैं, ठीक। तो भूमि में हम अपना एक पठार होता है, ठीक है, इसका अपना एक देखा जाए तो पर्यावरण होता है, पठार का अपना एक पर्यावरण होता है, और एक संतुलन करने की एक गुणधर्म इसका अलग पाया जाता है। इसी में देखा जाए तो मैदान होता है, ठीक, मैदान का अपना अलग एक पर्यावरण होता है, वहाँ रहन सहन या वहाँ पे जो जीव जंतु होते हैं उनका अनुकूल वातावरण, या पेड़ पौधों का अपना वातावरण, ठीक। इसी प्रकार से देखा जाए तो पर्वत भी हैं, तो पर्वत के आधार पर देखा जाए तो बहुत सारे उच्चावच एवं जो क्षेत्रीय के आधार पर उसको वर्गीकृत भी कर लेते हैं। जैसे कि कोई पर्वत है, ठीक है, ये हो सकता है कि कुछ हाइट ऊंचास पे होता है, कोई कम में होता है, ठीक, इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो ये जो इस प्रकार की इनकी देखा जाए तो जो एक स्थिति होती है, तो इनमें इसके आधार पे भी हम पर्यावरण, यहाँ का जो रहन सहन वाले लोग होते हैं, या यहाँ के जीव जंतु हैं,
पेड़ पौधे होते हैं उनका अपना एक पर्यावरण होता है। यहाँ पे रहने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे का अपना अलग होता है, यहाँ पे रहने वाले का अपना जीव जंतु पेड़ पौधे अलग होते हैं, यहाँ पे रहने वाले अपने जीव जंतु पर्यावरण का अलग होता है। तो ये जो देखा जाए तो इसकी उचास के आधार पर, ठीक है, और वायु के वहाँ पे प्रधानता के आधार पर भी हम इसको पर्वत को हम कई भागों में विभाजित कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भूमि में पठार का अपना, मैदान का अपना, पर्वत का अपना, तो ये हम समझ लेते हैं। तो रेगिस्तान जैसे क्षेत्र होता है, रेगिस्तान का अपना अलग होता है पर्यावरण। तो रेगिस्तान में जो भूमि होती है मरुस्थलीकरण, ठीक, मरुस्थलीय भूमि पाई जाती है, कड़ी भूमि पाई जाती है, ठीक है। कड़ी भूमि में देखा जाए तो सिलिकेट की मात्रा अधिक होती है, यानी कि जो सिलिकेट होता है यानी SiO2, ठीक है। ये सिलिकेट वाला ऑक्सीजन से क्रिया करके सिलिकेट का जो निर्माण करते हैं, ये क्या होता है, ये मरुस्थलीय भूमि होती है, ठीक है। इसका अपना एक पर्यावरण होता है, यहाँ के जीव जंतु और यहाँ पे पेड़ पौधे का अपना जीवन किस प्रकार से होता है। यहाँ जल का अभाव की स्थिति में यहाँ पर जो उसी प्रकार के मतलब कि अनुकूलित जो पेड़ पौधे और एवं जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो हम समझ सकते हैं कि भूमि जो होती है, भूमि के भी कई क्षेत्र होते हैं, जैसे कि पठार, मैदान, पर्वत, रेगिस्तान, तो उनका भी आधार अलग अलग हम समझ सकते हैं। इसी में देखा जाए तो अजैविक घटक में हम और भी पढ़ सकते हैं, जैसे जल, ठीक है। तो जल देखा जाए तो कई भागों में विभाजित होता है, जैसे कि नदियाँ, ये पठार, मैदान, पर्वत है ना, ये आपको भौतिक रूप से होते हैं, ठीक, फिजिकली जो दृश्य में हम देख सकते हैं। लेकिन इसमें होने वाली जो परिवर्तन है या होने वाले जो इसमें एक रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, रासायनिक घटक हैं, वो अदृश्य होते हैं, लेकिन वो हम पारिस्थितिकी अंतर्गत पढ़ लेते हैं। और जल में देखा जाए तो नदियाँ हुई, झीलें हुई, ठीक। इधर हम देख सकते हैं महासागर, ठीक। और जो पृथ्वी में के जो अंदरूनी जल पाया जाता है, पृथ्वी में जो एक जो छनन के आधार पे जो जल क्या होता है कि स्वच्छ जल पाया जाता है, वो भी देखा जाए तो इसका एक अहम घटक है, ठीक, जल का ही। तो महासागर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जल होता है, इसके बाद पृथ्वी के अंदर सबसे ज़्यादा जल होता है, फिर देखा जाए तो नदियों में होता है, फिर झीलों में होता है। तो इस प्रकार से महासागरों में ही देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है, 99% ही जल इसमें महासागर ही में ही पाया जाता है, फिर पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, फिर नदियों में, फिर झीलों में। तो इस प्रकार से जल का भी अपना एक यहाँ महासागर होता है, इसका अपना एक पर्यावरण होता है। यहाँ पे रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे हैं, वो अलग तरीके के अपना विकास करते हैं, ठीक है। उनकी जो रहने सहन की अपना मेटाबॉलिज्म होता है, उनका अपना एक अलग तंत्र विकसित करते हैं, ठीक है। उसमें समय अवधि देखी जाए तो भिन्नता पाई जाती है। इसी प्रकार से देखा जाए तो नदियों में अपना एक अलग पर्यावरण होता है, झीलों का अपना एक पर्यावरण होता है, पृथ्वी के अंदर जो स्वच्छ जल होता है उसका एक अपना पर्यावरण होता है। तो अजैविक घटकों में भी जो जल हुए, जैसे भूमि हुई, और साथ ही और भी एक घटक देख सकते हैं, जल, भूमि, या बोल सकते हैं इसको मृदा, ठीक है। अब वो अजैविक घटक में ही हम पढ़ेंगे। वायु, वायु के अंतर्गत है, हम देख सकते हैं जो हमारी जो पृथ्वी है, और पृथ्वी से ऊपर का पूरा एक जो लेयर होते हैं, और ये लेयर जो देखे जाए तो ये इस प्रकार से जो ये लेयर होती है, ये लेयर जो देखा जाए तो ये जीरो से पृथ्वी के स्तर 0 से 600 किलोमीटर तक होती है, ठीक। इसमें क्षोभ मंडल हुआ, समताप मंडल हुआ, मध्य मंडल हुआ, इसे बोल सकते हैं ओजोन मंडल,
ठीक। इसके बाद आयन मंडल हुआ, फिर वायुमंडल हुआ। तो इस प्रकार के इसके कई मंडल पाए जाते हैं और इसमें सबसे जो मुख्य मंडल होता है वो क्षोभ मंडल होता है, ठीक है। और क्षोभ मंडल में क्या होती है कि विक्षोभ की घटनाएं होती हैं, जैसे चक्रवात है, झंझावात जैसी स्थितियां बनती हैं। और इसी में जीवन के जो सभी गुणधर्म इसी में पाए जाते हैं, वैसे वायुमंडलीय गैसें हैं सभी यहीं पाई जाती हैं, ठीक है। और जो भी मान लो कि सूर्य द्वारा जो प्रकाश आता है, ठीक है, वो सीधा पारगम्यता के आधार पे आता है। इसको हमारा जो यहाँ पे जो क्षोभ मंडल पे जो हमारा वातावरण है, या जो हमारे पूरे जो वातावरण ये जो लेयरें हैं, ये क्या है कि यहाँ पे आने वाले प्रकाश को नहीं रोकते हैं, ये सीधा पारगम्य करता हुआ हमारी पृथ्वी पे टकराता है। और ये यहाँ पे पृथ्वी अपनी क्षमता अनुसार को अवशोषित कर लेती है। और एक समय में जब सूर्य छिप जाता है तो ये क्या करती है, अपनी जो अवशोषित की है उसे उत्सर्जित करती है। तो यहाँ पे हमारा जो क्षोभ मंडल है, यही क्षोभ मंडल क्या करता है, इसको पूर्ण रूप से इसको अपारगम्य होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जैसे सौर विकिरण, और इसको बोलते हैं पार्थिव विकिरण। तो सौर विकिरण के माध्यम से प्रकाश से हमारी धरती पर टकराता है, और पार्थिव विकिरण से हमारा जो पृथ्वी है वो क्या करती है, इसको अब उत्सर्जित करती है। और हमारे उत्सर्जित जब करती है तो पृथ्वी गर्म रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो क्षोभ मंडल है इसमें कुछ CO2 जैसी, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो भारी गैसें होती हैं वो पाई जाती हैं। वो क्या करती हैं, इसमें इसको ऊपर उत्सर्जित होने से नहीं जाने देती। लेकिन जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह पे आप अगर देखेंगे तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी कुछ भी गैस नहीं पाई जाती है। तो वहाँ पे देखा जाए तो जो सूर्य द्वारा प्रकाश आता है वो 100% आता है और 100% ही चला जाता है। यानी कि हमारे यहाँ पे जो प्रकाश आता है वो लगभग में देखा जाए तो 51% ऊपर ही रह जाता है, उसको ऊष्मा बजट में पढ़ते हैं। लेकिन 49% जो होता है वो पृथ्वी अवशोषित कर लेती है, उस वातावरण जो अवशोषित कर लेता है। तो उन्हीं के आधार पे यहाँ पे जो उत्सर्जित होता है, ठीक, पृथ्वी जो उत्सर्जित करती है, तो उत्सर्जित जब करती है तो यही हमारा जो पूरा का प्रकाश है वो जो विजुअल लाइट है, जो दृश्यमान होता है, यहीं पे जो एक गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। तो जो गैसें पाई जाती हैं और यही गैसें क्या करती हैं, आने वाले प्रकाश को क्या कर लेती हैं, गैसें जो उत्सर्जित होती है पृथ्वी करती है उसे क्या करती हैं, रोक लेती हैं, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि जो अजैविक घटक है वायुमंडल है, तो इससे भी क्या होता है, इसका एक अपना अलग पर्यावरण होता है। और यही पर्यावरण जो देखा जाए तो इसका भी पृथ्वी पर जो जीव जंतु और जो हमारे देखा जाए तो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो उनको क्या करते हैं, इससे प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अजैविक घटक में वायु की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो इसी में अजैविक घटक में वायु हुई, ठीक है, और इसी में देखा जाए तो जल हुआ। तो जल, मृदा, वायु ये अजैविक घटक हैं। लेकिन अब हम पढ़ लेते हैं जैसे कि संघटक भी एक देखा जाए तो सूर्य का जो प्रकाश है वो भी एक संघटक होता है। ये भी देखा जाए, हमने बोला था आपको ऑलरेडी कि ये एक अजैविक घटक ही होता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है वो अजैविक घटक होता है, लेकिन ये जीव जंतुओं को भी प्रभावित करता है, पेड़ पौधों को भी करता है, अजैविक घटकों को भी प्रभावित करता है। तो ये एक प्रकार का देखा जाए तो अलग से एक संघटक है, ठीक है। तो संघटक के आधार पर भी हम इसको पढ़ लेते हैं सूर्य का प्रकाश को। तो सबसे पहले इसे हम संघटक में सूर्य के प्रकाश को सबसे बाद हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं जैविक घटकों के बारे में कि जैविक घटक एक्चुअली में होते क्या है, ठीक है। तो इनके संदर्भ में हम थोड़ा नॉलेज जान लेते हैं। देखिएगा, जो जैविक घटक होते हैं ये पर्यावरण के ही घटक हैं, ठीक है। अब जो जैविक घटक होते हैं इसमें पेड़ पौधे हुए और जीव जंतु हुए, यही जैविक घटक हैं, ठीक। तो पेड़ पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी, ठीक। जो स्वपोषी होते हैं अर्थात ये स्वयं भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं? स्वयं भोजन बनाते हैं। और ये भोजन
किस पे बनाते हैं, ये अजैविक घटकों पे डिपेंड होते हैं। ठीक, ये स्वकोषी होते हैं, अजैविक घटक पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि मृदा पे डिपेंड होते हैं, ठीक, वायु पे डिपेंड होते हैं, ठीक, और यही डिपेंड होते हैं ऊर्जा पर, यानी कि सूर्य के प्रकाश पर भी डिपेंड होते हैं। तो ये जो मृदा हुई, वायु हुई, इनमें जो पाए जाने वाले जो एलिमेंट होते हैं, इनके को क्या करते हैं, जो स्वकोषी यानी कि पेड़ पौधे हैं, अवशोषित करते हैं, यानी कि अपने भोजन को निर्माण में इन जैव अजैविक घटकों का सहारा लेते हैं और ये अपने को विकसित करते हैं, अपनी सेल्यूलोज को मजबूत करते हैं और एक तो विकसित है अपने को तंत्र को विकसित करने में ये सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि स्वकोषी जो होते हैं वो पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे वायु से क्या लेते हैं, ये CO2 लेते हैं, ठीक है, और जड़ों के माध्यम से क्या लेते हैं, मृदा से नीचे से जल लेते हैं, और ये दृश्य प्रकाश, और जब दृश्य प्रकाश आप जानते हो जैसे कि सूर्य का जो प्रकाश है इसमें कई सारे किरणें पाई जाती हैं 7 प्रकार के, उसमें गामा हुई, ठीक है, उसी में देखा जाए तो अवरक्त हुई, एक्स किरण है और विजुअल लाइट है, और विजुअल लाइट जो ही है ना, यही मुख्य लाइट है, सूर्य का प्रकाश है जो हमको दिखाई देती है, विजुअल लाइट यही मुख्य है, यही 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम आगे सब बताएंगे, डिटेल से समझेंगे कि 7 प्रकार की कौन, यही 4 से 8000 तक क्या होते हैं, एंगस्ट्रॉम तक होती हैं, 79 तक होती हैं, कहीं कहीं 4000 से 8000 तक है, ठीक है। तो इन यही 4000 8000 के बीच जो है ना, जो क्लोरोफिल है वो एक्टिवेट होता है। तो क्लोरोफिल एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो घटक, ये घटक है, कई घटकों से मिलकर बना होता है, और ये सूर्य के इसमें बहुत सारे एलिमेंट मिक्सअप पाए जाते हैं, और इनके आधार पे हम सूर्य का प्रकाश जब इस पे सूर्य का प्रकाश जब विजुअल होता है तो ये एक्टिवेट होता है, और जब ये एक्टिवेट होता है तो CO2 और H2O के माध्यम से ये जो पेड़ पौधे हैं क्या बनाते हैं, C6H12 O6 प्लस O2, ठीक, C6H12 प्लस O2 है, ये क्या है, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं और अपना ये भोज्य पदार्थ बनाते हैं, ये भोज्य पदार्थ होता है, ठीक है। हाँ, ये भोज्य पदार्थ है, देखा जाए तो सुक्रोज में हो सकता है, फ्रक्टोज में भी हो सकता है, क्योंकि जो फल होते हैं उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है, और सुक्रोज जो होते हैं ना, ये देखा जाए तो हमारे जो भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने के बाद जो एक इसकी स्ट्रक्चर होता है पेड़ पौधों का, वो एक देखा जाए तो पूरा सेलुलोज का बना होता है, और सेलुलोज को जब हम तोड़ते हैं ना तो वो सुक्रोज में भी टूटता है, ठीक है, और कई अलग अलग भिन्न भिन्न घटकों में, इनको जटिल यौगिकों में भी टूटता है। तो जो स्वकोषी होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 और H2O के माध्यम से क्लोरोफिल की प्रधानता में ये स्वयं भोजन बनाते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं किसी पे भी निर्भर नहीं होते हैं, स्वयं ही भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं जो हमारे यहाँ पे जो प्रकृति, जो नेचर है, जो नेचर में जो पेड़ पौधे मौजूद हैं, तो ये क्या है, स्वयं ही भोजन बनाते हैं, किसी जीव जंतुओं या किसी भी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, ये मृदा, वायु और सूर्य के प्रकाश की प्रधानता में, उनकी मौजूदगी में ये स्वयं को भोजन को निर्माण करने में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार समझ सकते हैं जो पेड़ पौधे हैं, इनकी जो अपने कार्य करने की जो क्षमता होती है, स्वयं गुणधर्म इनके अंदर विकसित होता है, और उनके आधार पर अपना भोजन निर्माण करने में सक्षम होते हैं। लेकिन जो जीव जंतु होते हैं, इसमें से कुछ जीव जंतु देखा जाए तो स्वपोषी भी होते हैं, ठीक, यानी कि कुछ जीव जंतु जो होते हैं वो स्वपोषी यानी कि स्वयं भोजन बनाते हैं, कुछ जीव जंतु जो होते हैं परजीवी यानी कि परपोषित भी होते हैं, इनको परजीवी या परपोषित बोल सकते हैं, ठीक। जो स्वपोषी जो जीव जंतु होते हैं ये क्या करते हैं, इनके अंदर भी देखा जाए तो क्लोरोफिल पाया जाता है,
यानी कि भोजन वही बना सकता है जिनके अंदर क्लोरोफिल होगा। बिना क्लोरोफिल के भोजन बना ही नहीं सकता है, चाहे वो पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हों। अगर पेड़ पौधों में भी क्लोरोफिल नहीं है तो जीव पेड़ कभी भी भोजन का निर्माण नहीं कर सकते, भोज्य पदार्थ का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार जो स्वपोषित जो जीव होते हैं वो भी भोजन का निर्माण करते हैं, तो भोजन के निर्माण करने के लिए उनके अंदर क्लोरोफिल होने की आवश्यकता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। ठीक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके अंदर ये क्लोरोफिल अवश्य होना चाहिए। ठीक है, तो जो प्रत्यक्ष रूप से जिनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो देखा जाए तो साइनोबैक्टीरिया, आपने नाम सुना होगा। साइनोबैक्टीरिया जो जीव होता है वो किसके साथ रहता है? नीली हरी शैवाल, जो नीली हरी शैवाल होती है उसमें पाया जाता है। इसे हम ज़ूथैंप्लन बोलते हैं। ठीक, ज़ूथैंप्लन जो नीली हरी शैवाल है, इसी में ही क्या है, ये जो साइनोबैक्टीरिया जो जीव होता है ये पाया जाता है। और ये क्या होता है, एक स्वपोषित होता है, ये स्वयं भोजन बनाता है। ठीक, इसके अंदर प्रत्यक्ष रूप से क्लोरोफिल पाया जाता है। और इसी प्रकार से एक जीव और होता है समुद्री घोंघा। जो समुद्री घोंघा जो होता है ये भी स्वयं भोजन बनाता है। ठीक है, समुद्री घोंघा भी एक स्वयं भोजन बनाता है, तो इससे हम बोलते हैं इक्लोरोरीटा। इक्लोरोरीटा ये भी क्या करता है, स्वयं भोजन बनाता है। ठीक, ये समुद्र में पाया जाता है, समुद्र से ये क्या करता है, स्वयं भोजन बनाता है। इसके ये भी एक जीव है लेकिन स्वपोषित है। जिस प्रकार पेड़ पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं, इस प्रकार ये जीव जंतु जो होते हैं ये भी कई जीव जंतु होते हैं, सभी तो नहीं होते हैं लेकिन कुछ जीव जंतु होते हैं जो जैसे इक्लोरीटा हुआ और साइनोबैक्टीरिया हुआ, ये जीव जो होते हैं ये क्या करते हैं, स्वयं भोजन बनाने में विकसित होते हैं। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो समुद्री घोंघा हुआ, इक्लोरीटा जिसे बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया हुआ, ये जो जीव जंतु होते हैं स्वयं भोजन निर्माण करने में सक्षम होते हैं। और ये हमारी प्रकृति में जिस प्रकार से पेड़ पौधे वर्क करते हैं, अपने मतलब एक तंत्र को विकसित करने में सक्षम होते हैं, इसी प्रकार साइनोबैक्टीरिया और इक्लोरीटा भी अपना पूरा एक स्ट्रक्चर, पूरा ढांचा तैयार करने में भी ये सक्षम होते हैं। तो जो समुद्री घोंघा, इक्लोरीटा हुआ और साइनोबैक्टीरिया हुआ, ये स्वपोषित जीव होते हैं। लेकिन कुछ जीव जो होते हैं वो परपोषित भी होते हैं। कुछ जीव जैसे परपोषित तो वैसे तो सभी होते हैं, लेकिन स्वपोषित में कुछ जीव जैसे अप्रत्यक्ष, जिनके अंतर्गत है अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषित, जो स्वपोषित की अभी हम बात कर रहे हैं, परपोषित की नहीं कर रहे हैं। जो स्वपोषित जो जीव होते हैं तो वो उनके अंदर अप्रत्यक्ष रूप से भी किसी में पाया जाता है, जैसे कि जो प्लाज्मोडियम हुआ, प्लाज्मोडियम जो मच्छर होता है, मादा एनाफिलीज जो मच्छर है, उसके मुख में एक ये रासायनिक केमिकल पाया जाता है। एक केमिकल पाया जाता है, उसे बोलते हैं प्लाज्मोडियम। उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। और ये जो प्लाज्मोडियम है ये देखा जाए तो ये जीव जो होता है ना, ये होता है परजीवी। ये स्वपोषी जीव नहीं होता है, एक्चुअली में थोड़ा मिस्टेक हो गई। ये जो स्वपोषित होते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से जिनके अंतर्गत पाया जाता है वो होता है साइनोबैक्टीरिया हुआ, और अप्रत्यक्ष रूप से जिनके अंतर्गत जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो होता है इक्लोरीटा। ठीक है, समझ लेना एक बार। लेकिन कुछ जो अब हम बात करते हैं परपोषित जीव के, तो परपोषित जीव के अंतर्गत हम प्लाज्मोडियम को पढ़ते हैं। ठीक, परपोषित, हम जैविक घटक की बात कर रहे हैं। जैविक घटक के अंतर्गत दो प्रकार का मैंने अभी बताया था आपको, जिसमें
पहला आपको बता दिया था स्वपोषित, जिसमें पेड़ पौधों के संदर्भ में कैसे भोजन कैसे निर्माण करते हैं, ठीक, बताया था। इसी प्रकार परपोषित में भी, परपोषित में देखा जाए तो परजीवी परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम जो होता है ना, प्लाज्मोडियम, ये एक केमिकल है, ठीक। और ये देखा जाए तो जो मादा एनाफिली मच्छर होते हैं उनमें पाया जाता है। और जो मादा एनाफिली जो मच्छर होते हैं वो क्या करते हैं, इसी केमिकल, एक प्रकार से परजीवी होता है और ये केमिकल इनकी मादा एनाफिली मच्छर के मुख में पाया जाता है। और इसको क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है भोज्य की, ठीक। इसे भोजन की जब आवश्यकता पड़ती है तो ये क्या करता है, मादा एनाफिली मच्छर क्या करता है, इसके आवश्यकता में ये जानवरों को यानी कि जीव जंतुओं को क्या करता है, काटता है। तो जब काटता है तो ये मलेरिया का कारण बनाता है, ठीक। मलेरिया एक प्रकार से जो बीमारी है, ठीक है। तो ये जो मच्छर होते हैं, ये मच्छर क्या करते हैं, इसकी आवश्यकता में जीव जंतुओं को काटते हैं और अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और ये जो क्या करते हैं केमिकल, ये जो प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम है, इसकी प्रधानता में ही ये काटते हैं। लेकिन ये प्लाज्मोडियम जो होता है ना, एक्चुअली में देखा जाए तो अगर यही जो करता है ना, मलेरिया का कारण बनता है। अगर ये प्लाज्मोडियम मादा एनाफिली मच्छर के मुख में नहीं होता तो मादा एनाफिली मच्छर को कोई ज़रूरत नहीं थी काटने की, ठीक है। इसकी प्रधानता में ही वो काटता है। इसकी वजह से मलेरिया जैसी जो एक जहरीली देखा है बीमारी जो होती है, इसके कारण फैलती है। तो अब परजीवी के अंतर्गत हमने समझ लिया कि क्या होता है, एनाफिली मच्छर होते हैं वो पाए जाते हैं। दूसरा देखा जाए तो परजीवी में अमरबेल भी होती है, ठीक है। अमरबेल देखा हो आपने कि ये जो देसी पेड़ पौधे होते हैं, देसी जैसे कि एक जिसे हम बोलते हैं एक पौधा होता है देसी, तो उस पर अगर जैसे ये अमरबेल डाल देते हैं तो वो क्या करता है, इसकी पत्तियों को, इसकी पूरी एक सेल्यूलोज को क्या है चूस के अपने का स्वयं को विकसित करने में पूरा इस प्रकार से जड़ें और अपनी जो पत्तियां हैं यानी कि अपनी जो एक पूरी फैलाव करने में सक्षम होती है। तो ये जो देखा जाए ना, तो ये अमरबेल क्या करती है, एक देसी जो एक पेड़ एक पौधा होता है, पेड़ होता है, उस पर जब डाल देते हैं तो ये अमरबेल क्या करती है, उसको चूस के अपने को विकसित कर लेती है और इसे क्या कर देती है, क्षतिग्रस्त कर देती है। तो इसे ये विकसित नहीं होता है, फिर ये अविकसित हो जाता है, क्योंकि इसमें जो पोषक तत्व होते हैं ये अमरबेल ही चूस लेती है। और ये तभी तो इसे बोलते हैं ये एक परजीवी एक पौधा है। तो समझ सकते हैं कि जो परपोषित जीव हैं और कौन कौन होते हैं, जैसे परजीवी में अमरबेल हुआ, प्लाज्मोडियम हुआ, इसी प्रकार से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हम मृतजीवी। मृतजीवी देखा जाए तो ये जो मृतजीवी भी हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक। मृतजीवी का कार्य क्या होता है, जैसे कि कोई जो डेड बॉडी होती है, ये डेड बॉडी को ही खाते हैं, ये डेड बॉडी को खाते हैं, ठीक है। ये कोई एक स्वस्थ बॉडी को नहीं खाते हैं, क्योंकि स्वस्थ बॉडी में देखा जाए जब केमिकल रसायनों का प्रभाव रहता है, बॉडी में स्वस्थ बॉडी रहती है, तो ये मृतजीवी क्या होते हैं, उनका काम ये काम नहीं कर पाते हैं, ये स्वयं मर जाएंगे। लेकिन जब डेड बॉडी होती है, जब वो मर जाती है, डेड बॉडी हो जाती है, एक स्वस्थ जीव मर जाता है, डेड बॉडी हो जाती है, तो ये जो मृतजीवी होते हैं स्वयं विकसित हो जाते हैं और ये इस डेड बॉडी को खा देते हैं, ठीक है। इसको ये खाते हैं। लेकिन जो अपघटक होते हैं, जो डिकम्पोजर हैं, आपने सुना होगा, ये जो प्रकृति के मित्र बोले जाते हैं अपघटक, ये
ये खाते नहीं हैं। ये जो डेड बॉडी जो होती है ना, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की जो CH2 कार्बोनेट, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, चाहे पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों, ये पूरे देखा जाए तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इनसे मिलकर बना होता है। तो ये जो अपघटक होते हैं इनको कार्बन में, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में तोड़ देते हैं। एक्चुअली में ये खाते नहीं, जबकि जो ये मृत जीवी होते हैं ये क्या करते हैं, इसे खा लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो प्रकृति स्वच्छ रूप से दिखाई पड़ती है वो हमारी कहीं ना कहीं देखा जाए तो मृत जीवी और अपघटक के मौजूदगी में अगर ये नहीं होते तो हमारे यहाँ पे आज इतनी गंदगी होती और हमारी जो प्रकृति है स्वच्छ नहीं होती, क्योंकि इतने सारी डेड बॉडियाँ होती हैं, मरती हैं, सड़ती हैं, गलती हैं, तो उनको स्वच्छ करने में, उनको ख़त्म करने में इनका अपघटक का महत्वपूर्ण रोल होता है। और ये मृत जीवी जो होते हैं ये भी डेड बॉडी को खाते हैं और ये अपना खा के अपने जीवन को सर्वाइव करते हैं। ठीक, तो ये डेड बॉडी को ही खाते हैं। ठीक है, लेकिन जो अपघटक होते हैं इनको हम सबसे लास्ट श्रेणी में रखते हैं। लेकिन इससे पहले भी हम एक पढ़ लेते हैं, डेड अपघटक को सब थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ने का प्रयास करेंगे नंबर 3 में प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी एक्चुअली में ये जो देखे जाएं तो ये ऐसे जीव होते हैं जो भोजन दूसरों पर करते हैं। ये भी एक परजीवी ही होते हैं। ठीक, लेकिन ये सुविकसित पाचन तंत्र के अंतर्गत पाया जाता है। सुविकसित पाचन तंत्र यानी कि इसमें देखा जाए तो शेर, चीता, जानवर जो होते हैं ये पूरे किस्म पाए जाते हैं। ये प्राणी संभोजी होते हैं, क्योंकि ये जो ना देखा जाए तो भोजन को क्या करते हैं, दूसरे पर डिपेंडेंस रखते हैं और ये बड़े बड़े जीवों को भी खा लेते हैं। ठीक, जैसे कि जो और जानवर होते हैं शाकाहारी, उनको मांसाहारी जीव होते हैं, उनको अपना भक्षण बना लेते हैं। ठीक है, खा लेते हैं अपना जीव अपने को। लेकिन इनके अंतर्गत देखा जाए तो सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये प्राणी संभोजी होते हैं ना, ये भी कई कैटेगरी में भी विभाजित होते हैं। ठीक है, तो उनको हम सब आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम समझ लेते हैं इनको क्षेत्र के आधार पर भी हम इसको वर्गीकृत करते हैं। प्राणी संभोजी देखा जाए तो कटबंध के आधार पर, जैसे कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र में होते हैं वहाँ के प्राणी संभोजी का रहन सहन अपना अलग है, और जैसे उष्णकटिबंध है वहाँ का रहन सहन अलग है। ठीक है, कोष्ठकटिबंध के जीव जंतुओं का वहाँ का रहन सहन अलग है प्राणी संभोजियों का। और शीत कटिबंध जैसे ध्रुवीय कटिबंधों में भी देखा जाए तो वहाँ के जो प्राणी होते हैं उनका अपना जीवन चलाने का जो एक उनका पारितंत्र होता है, अपना प्रचलन मतलब कार्य करने की जो उनकी गुणधर्म रखने की क्षमता जो होती है वो अपनी एक अलग होती है। तो वो अनुकूलता के आधार पर एवं प्रत्यारात्मक के आधार पर उनको हम कई वर्गीकृत करते हैं। लेकिन जो प्राणी संभोजी होते हैं बड़े बड़े जीव होते हैं और ये इनके अंतर्गत एक सुविकसित पाचन तंत्र होता है, जिससे ये किसी भी जैसे हिरण हुआ, ठीक है, तो हिरण को जैसे अगर ये शेर या चीता खा जाता है, शेर या चीता खा जाता है, तो इसको किस प्रकार से पाचन किया जाए। तो पाचन करने के आधार पर इनमें एक पूरा पाचन तंत्र होता है। ठीक, इनके शरीर में पूरा पाचन तंत्र पाया जाता है। और ये पाचन तंत्र जो होता है कई पूरे हम बायोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र को। ठीक है, लेकिन अभी हम इतना ही समझ लेते हैं कि जैसे कि हिरण को खा गया, हिरण को जैसे कि ये पूरा पचाना है तो पचाने के लिए इसके पाचन तंत्र पाया जाता है। बस इतना ही समझ सकते हैं कि जो प्राणी संभोजी होते हैं उनके अंतर्गत सुविकसित पाचन तंत्र होता है और ये किसी भी जीव जंतु को खाने में सक्षम होते हैं, उसे पाचन करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो चौथा अब आ जाता है हमारा लास्ट जो होता है अपघटक। जो अपघटक हमने अभी थोड़ा इस पे बात की थी पिछले, तो ये बताया था कि ये जो हमारी डेड बॉडी होती है जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो एलिमेंट होते हैं, ये जो देखा जाए तो तत्व होते हैं, इन्हीं तत्वों से मिलकर ही हमारी पूरी बॉडी का निर्माण होता है। हमारी जो बॉडी होती है, चाहे वो बॉडी देखा जाए तो
पेड़ पौधों की हो या जीव जंतुओं की हो, ठीक है। पेड़ पौधों जीव जंतु की बॉडी होती है उसमें कार्बन पाया जाता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये जो घटक होते हैं, फास्फोरस भी होता है, बहुत सारे होते हैं। तो ये हमारे क्या है, हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इन्हीं से ही बॉडी का एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, ठीक है, एक कंपोज यानी कि निर्माण होता है। लेकिन जब ये डेड बॉडी एक समय के अनुसार एक अवधि में जब खत्म हो जाती है, तो जैसे बॉडी जब खत्म हो जाती है तो ये अब घटक क्या करते हैं, तो यही बॉडी को कार्बन में, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में क्या करते हैं, प्रकृति को पुनः स्वच्छ कर देते हैं और प्रकृति में ये पूर्ण रूप से फैला देते हैं। जैसे कार्बन में, ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में पुनः इसको तोड़ तोड़ के क्या कर देते हैं, डेड बॉडी को नेचर में फैला देते हैं, यानी कि वहाँ पुनः उनको वहीं वातावरण में खत्म रख देते हैं, यानी वहीं जो कर देते हैं। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं जो अपघटक होते हैं ये प्रकृति के मित्र बोले जाते हैं। ये प्रकृति के मित्र होते हैं क्योंकि ये किसी भी बॉडी को उस तोड़ने में सक्षम होते हैं, उसे समाप्त करने में या उसे तोड़ने में या उसे पुनः निर्माण करने में। ये एक प्रकार से देखा जाए तो मुख्य रोल प्ले करते हैं। लेकिन इनका केवल कार्य देखा जाए तो केवल समाप्त करना ही है। लेकिन जब ये प्रकृति में पुनः फैल जाते हैं, पुनः विद्यमान हो जाते हैं जाके, तो ये नई बॉडी को निर्माण करने में सक्षम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो अजैविक घटक होते हैं, जैविक घटक होते हैं। जैविक घटक में आपने स्वपोषी पढ़े, परपोषी पढ़े। परपोषी में आपने देखा कि कुछ स्वपोषित जीव भी होते हैं, ठीक, कुछ परजीवी भी होते हैं, मृत जीव भी होते हैं, और इसी में देखा प्राणी संभोजी हैं, अपघटक हैं, ठीक। तो ये जो 4-5 पदार्थ पूरे हमारे में पूरे वायुमंडल में ही पाए जाते हैं, और ये सभी क्या करते हैं, अपना अपना एक इनका कार्य होता है, अपनी अपनी कार्य प्रणाली होती है, उनके आधार पर ये अपने कार्य करने में सक्षम होते हैं। अब हम पढ़ते हैं लास्ट अजैविक घटक। तो अजैविक घटक के अंतर्गत हमने मृदा को पढ़ लिया था, वायु को पढ़ लिया था, जल को कुछ पढ़ लिया था। इनको हम बाद में एक एक करके हम क्रिटिसाइज करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक को। तो सबसे पहले हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। सूर्य का जो प्रकाश होता है, यानी कि ये सूर्य जो है ना, एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें जो नाभिकीय संलयन होता है, ठीक, जो नाभिकीय संलयन से इसमें क्या होती है, ऊर्जा बनती है, ठीक। और यही जो ऊर्जा होती है हमारी प्रकृति तक, यानी कि हमारी धरातल में पहुंचती है, और ये ब्रह्मांड समस्त पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। तो नाभिकीय जो संलयन की है, तो ये पूरी देखा जाए तो बहुत ही हाइड्रोजन के संलयन के बाद ही इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो ऊर्जा का निर्माण भी होता है, प्रकाश का भी निर्माण होता है। तो जो प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है, वो केवल एक प्रकार से देखा जाए तो केवल विजुअल के लिए होता है, ठीक है, ये ऊष्मा के लिए नहीं होता है। लेकिन जो सूर्य का जो प्रकाश है उसमें बहुत सारे, जैसे कि एक्स किरण है, गामा है, ठीक, अल्ट्रा वायलेट है, विजुअल लाइट है, IR है, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, ठीक। तो जो एक्स किरण है, गामा है, अल्ट्रा वायलेट है, विजुअल लाइट है, IR है, और रेडियो वेव, माइक्रोवेव है। तो इसमें देखा जाए तो जो एक्स और वाई है, ये हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंचती हैं, ये हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंचती हैं, ये एक्चुअली में ऊपर ही वापस लौट जाती हैं। इनकी जो डेंसिटी है या इनकी जो पारगम्य की चलने की जो एक क्षमता है, बहुत कम पाई जाती है। ये एक्चुअली में ऊपर ही अपने को वापस लौट जाती हैं, वायुमंडल के ऊपर से ही वापस लौट जाती हैं, ठीक। इसमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि ये यहाँ तक आ जाएं। लेकिन अगर ये पृथ्वी तक अगर आ जाती हैं तो इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। पेड़ पौधों पे प्रभाव पड़ेगा, उनकी पत्तियों पे प्रभाव पड़ेगा, उनकी जड़ों पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक।
जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो इनसे क्या है, एक बहुत सारे रोग हो जाते हैं। फिर भी देखा जाए तो ये अल्ट्रा वायलेट जो होती है, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारी पृथ्वी की धरातल तक देखने को मिल जाती है, लेकिन फिर भी इसे हमारी जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल पे जो ऊपर एक सॉरी समताप मंडल पाया जाता है, तो समताप मंडल में ये 28 से 30 किलोमीटर के बीच 2-2.5 किलोमीटर की परत मोटी होती है। ठीक, 2 से 2.5 किलोमीटर की परत मोटी होती है। ये इसमें ओजोन पाई जाती है। ठीक, ओजोन ऑक्सीजन का एक त्रिक परमाणु होता है। ठीक है, ये भी एक टूट करके बनता है ऑक्सीजन प्लस नवजात से। तो ऐसे समझ सकते हैं, इसे हम बाद में फिर बताएंगे। जो ऑक्सीजन का त्रिक परमाणु होता है, इसी से यही देखा जाए तो ओजोन है, और ये ओजोन क्या करती है, यहाँ पे पूरा समताप मंडल में पाई जाती है, और ये नेचुरली रूप से स्वयं निर्माण कर लेती है। जब सूर्य का प्रकाश ऐसे आता है, ठीक, ये सौर विकिरण होता है, ये सौर विकिरण होता है, और ये फोटोन के रूप में आता है, बंडल जिसे हम बोलते हैं बंडल, फोटोन के रूप में आता है। ठीक, और ये सीधा प्रकाश आता है। जैसे ही ये यहाँ पे जो धरातल है, धरातल से ऊपर जाएंगे तो 28 से 30 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल में जो ओजोन पाई जाती है, ये क्या करती है, सूर्य से प्रकाश में आने वाली अल्ट्रा वायलेट है, जो अवरक्त है। ठीक, अवरक्त नहीं, ये सॉरी प्रकाश, जो पराबैंगनी किरणें हैं, ठीक, जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको क्या करती है, अब्जॉर्ब कर लेती है अवशोषित। लेकिन कहीं कहीं देखा जाए तो इसमें भी छेद पाया गया है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी अभी वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि आर्कटिक की तुलना में बहुत मोटा छेद पाया गया है। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि हमारे यहाँ पर जो समझौते हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौते होते हैं, तो उनके आधार पर बहुत सारी जो गैसियों का जो उत्सर्जन है, जहरीली गैसीय उत्सर्जन है, उनको क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, सीमित किया जा रहा है। एक क्षमता के आधार पर उनको उत्सर्जित कर सकते हैं, और लेकिन उसके लिए जितना आप उत्सर्जित करते हैं या उससे जितना आप उनके लिए इतने पेड़ पौधों को भी लगाना है, ताकि वो क्या करते हैं, जो जहरीली गैसें CO2 है उसको अब्जॉर्ब कर लें। जो जहरीली गैसें हैं उनको लिए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकारें हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे समझौते किए हैं। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेरिस समझौता हुआ। ठीक, ऐसे समझौते जो बैठकें होती हैं साल में या 6 महीने में, ठीक है, जो देश मिलकर बैठते हैं वो क्या करते हैं, वो इसी पे देखा जाए ओजोन को लेकर क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ये जो प्रोटोकॉल हुए थे ये क्या है, ओजोन परत को लेकर ही तो हुए थे। ओजोन को संरक्षण के लिए जो दिशा में काम किए गए हैं वो सरकार है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे समझौते किए गए हैं। तो ये जो अल्ट्रा वायलेट जो यहाँ पे जो ओजोन है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट आने वाली प्रकाश जो है उसको क्या करती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट देखा जाए तो ये भी कई प्रकार की होती है, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट जो यूवी है, यानी कि पराबैंगनी, इधर देख लेते हैं यूवी अल्ट्रा वायलेट, ये भी ABC, ये भी 3 भागों में विभाजित होती है। ठीक, और इसे हम देख सकते हैं जो A वाली होती है ये 1000 से 2800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक, और जो B होती है वो 28 से 3200 होती है। ये 1000 से 2800 तक होती है, ये 2832 तक होती है। और ये जो C जो अल्ट्रावायलेट C होती है ये 3200 लेके 4000 तक होती है। तो ये जो 3 भागों में विभाजित होती है अल्ट्रावायलेट ABC, तो ये है कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें जो C जो है ये सबसे हानिकारक होती है। ये जीव जंतुओं को भी प्रभावित करती है और पेड़ पौधों को भी प्रभावित करती है, जबकि जो अल्ट्रावायलेट B होती है ये केवल जीव जंतुओं को ही प्रभावित करती है, जीव जंतुओं को ज़्यादा प्रभावित करती है। जबकि
पेड़ पौधों को इतना नहीं करती है, सूक्ष्म रूप से कर सकती है, लेकिन जो अल्ट्रावायलेट ए है ये ना जीव जंतु प्रभावित करती है ना पेड़ पौधों को करती है। एक्चुअली में जो सी है ये पेड़ पौधों जीव जंतु को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। तो अल्ट्रावायलेट ए बी सी, तो सी देखा जाए तो 2832 हुआ, बी 2832 हुआ, सी 32 से 4000 हुआ और ए 1000 से 2800 के बीच होती है। तो ये भी देखा जाए तो अलग अलग ये हमारे आयन मंडल के ऊपर जो मंडल होते हैं उनमें पाई जाती है, बाह्य मंडल में भी पाई जाती है, आयन मंडल होते हैं वहाँ पे इसकी प्रधानता थोड़ी देखने को मिल जाती है। लेकिन ये जब हमारी पृथ्वी पे आती है तो ये पेड़ पौधों को प्रभावित करती है, जीव जंतुओं को प्रभावित करती हैं, रोग जैसी समस्याओं से ग्रस्त जीव जंतु हो जाते हैं, वायरस हुए ऐसे बहुत सारे फैल जाते हैं। तो ये हम देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अपघटक भी एक बार बताए थे, उसमें थोड़ा और आप देख सकते हैं अपघटक के जो थे उसमें अपघटक कौन होते हैं, जैसे कि जीवाणु हुए, फंगस हुए, कवक, ये अपघटक होते हैं। ये क्या करते हैं, पृथ्वी को स्वच्छ रखने में सक्षम होते हैं और ये डेड बॉडी को तोड़ के कई कई भागों में अलग अलग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको ऑलरेडी बताए हैं। लेकिन अभी हम फिलहाल में अजैविक घटक के अंतर्गत जो सूर्य का प्रकाश है उसको समझते हैं ना। तो उसमें देखो जो एक्स है, वाई है, अल्ट्रावायलेट है, विजुअल लाइट है, IR है, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है। तो इसमें जो विजुअल लाइट है ये मुख्य होती है, ये सात प्रकाश होते हैं इसमें, ठीक है। इसी में देखा जाए तो ये 4000 से 8000 तक, या कह सकते हैं 7900, ठीक। 4000 से 7900 के बीच में ये विजुअल लाइट एंगस्ट्रॉम होते हैं, ठीक है। तो ये विजुअल लाइट है जो देखा जाए 4000 से 44 से 44 से 48 से 48 से 53 से इस प्रकार से अलग अलग विभाजित होती है। इसमें पराबैंगनी हुई, जामुनी हुई, नीला हुआ, ठीक है। तो ये भी 7 प्रकार से होती है। इसको हम सब आगे ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे उसमें हम सब कुछ बताएंगे। अभी फिलहाल मोटे तौर पर थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं इनका कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो जो विजुअल लाइट है, इसी विजुअल लाइट की प्रधानता में ही हम क्या करते हैं, किसी पेड़ पौधों को या प्रकाश क्या होता है, ये विजुअल लाइट है जो हमको दिखता है, जो आंखों से हम देखते हैं, ये एक्चुअली में ये क्या है, ये दृश्य प्रकाश है, ठीक, ये दृश्य प्रकाश है। लेकिन इससे क्या होता है, हमारी पृथ्वी या हम कोई भी प्रकार से जो ऊर्जा का जो अवशोषित या उत्सर्जित है, इससे कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये केवल दृश्य प्रकाश है, इससे केवल दिखाई पड़ता है। लेकिन जो IR होता है ये मुख्य होता है, ये मुख्य होता है, क्योंकि ये है ऊष्मा का संचालन, ऊष्मा संचरण, ये ऊष्मा का मुख्य घटक माना जाती है IR। क्योंकि हमारे जो बॉडी होती है, बॉडी में हमारी जो श्वेत कणिकाएं होती हैं, ठीक है, ये क्या करती है, पसीने को क्या करती हैं, उत्सर्जित करती हैं। तो उसमें क्या है, ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब जैसे देखते हैं कि सूर्य का जब प्रकाश आता है तो प्रकाश में जो IR होती है, इससे क्या है कि जब हमारे बॉडी में टकराता है तो ये इसमें बॉडी में जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ये क्या करती है, श्वेत जो कणिकाएं होती हैं, श्वेत ग्रंथियां होती हैं, उनको एक्टिवेट कर देती है और ये पूरे शरीर में पसीने से संलिप्त कर देती है। तो और ये करती कब है, जब आर्द्रता कम होती है, आर्द्रता कम होती है ना, तो आर्द्रता की कमी में ये जो होती है ना IR ऊष्मा जो प्रकाश क्या होता है, आर्द्रता में और हमारी बॉडी में बहुत सारा पसीना बनता है। लेकिन जब आर्द्रता बढ़ती है, तो जब आर्द्रता देखा जाए जून जुलाई में जब आर्द्रता ज़्यादा हो जाती है तो हमारे शरीर में जो पसीना बनता है वो उत्सर्जित नहीं हो पाता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है वो तब काम करती है, तब श्वेत ग्रंथियों को तब एक्टिवेट कर देती है ज़्यादा, जब हमारे यहाँ पर जो आर्द्रता है वो वायुमंडल में कम पाई जाती है। इससे क्या है कि श्वेत ग्रंथियाँ ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जित करेगी और हमारे शरीर को क्या करेगा, ठंडक मिलेगी, ठीक है, वायुमंडल। और जब वायुमंडल में ही आर्द्रता की अधिकता रहेगी तो हमारे द्वारा जो निकला हुआ जो पसीना होता है वो इतना उत्सर्जित नहीं होगा। तो हमारे आसपास जब वो ऑलरेडी आर्द्रता रहेगी तो हमारी बॉडी चिपचिपी रहेगी और हमें
ठंडक महसूस नहीं होगी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं जो IR होता है कि IR जो मुख होता है, जैसे कि पेड़ पौधों में भी ये काम करते हैं। जैसे पेड़ पौधों में आपको देखे हैं कि जो पेड़ होते हैं ठीक उनके निर्माण में ये मुख होती है। अंकुरण, जैसे कि कोई जब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं उसमें प्रकाश के और देखा जाए तो अवरक्त जो किरणें होती हैं ठीक है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, यहाँ समझ लेते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो 23 डिग्री उत्तर, 23 डिग्री जो दक्षिण का जो क्षेत्र बीच का पाया जाता है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। और इस उष्णकटिबंधीय में ही क्या जाता है, सूर्य हमेशा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आने वाला जो प्रकाश है वो 24 घंटे यहाँ पे रहने वाला प्रकाश सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे भी देखा जाए यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं वो सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ पौधों के विकसित करने की जो क्षमता होती है, स्वयं में विकसित करने की क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे रहने वाला जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे इनका रहन सहन अलग होता है। ठीक, यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत धीमी तरीके से विकास करते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहने होने वाले पौधे और उनका अंकुरण बहुत जल्दी हो जाता है या 2 या 3 दिन में हो जाता है, जबकि यहाँ पर जो कोई बीज होता है वो लगभग 15 या 20 दिन ले लेता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसकी तुलना में ये कितना अंतर डिफरेंस पाया जाता है। तो यहाँ पे जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं वहाँ का रहन सहन का अलग होता है, वहाँ की अपनी एक मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया वो अलग होती है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का अपना अलग होता है। लेकिन ये दृश्य यहाँ भी दृश्य प्रकाश होता है लेकिन कम होता है, जबकि यहाँ ज़्यादा होता है। यहाँ पे IR सबसे ज़्यादा होता है, IR यहाँ कम होता है। तो यहाँ IR जो होता है अवरक्त प्रकाश होता है, अवरक्त प्रकाश से ही पेड़ पौधे जो होते हैं इनका जो अंकुरण होता है जल्दी से विकास होता है और ये स्वयं को विकसित करने में सक्षम हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो सूर्य का जो प्रकाश है वो कितना मुख्य एक संघटक माना जाता है कि इसमें जो अल्ट्रावायलेट जो होती हैं ठीक है ये भी हमारे में आती हैं, लेकिन को ओजोन अवशोषित कर लेती है। लेकिन जो IR और विजुअल लाइट है ये आपको हमने ऑलरेडी बता दिए हैं कि ये विजुअल लाइट है 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, सफ़ेद, लाल जो भी जैसी भी हैं वो हम सब बताएंगे। इसके बाद जो रेडियो वेव में ये दिखाई नहीं पड़ती है, माइक्रोवेव दिखाई नहीं पड़ती हैं, IR ये दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन ये महसूस करते हैं। जैसे कि कोई ऊर्जा का एक मुख्य घटक IR मानी जाती है, क्योंकि ये हमारे में गर्मी पैदा करते हैं, यानी कि कोई गर्मी को उत्सर्जित करते हैं, आर्द्रता को उत्सर्जित करके ये ठंडा पैदा करते हैं, या किसी पेड़ को विकसित करने में, उसके फूल को विकसित करने में इसका IR का मुख्य रोल होता है। लेकिन दृश्य प्रकाश जो होता है केवल ये दिखाई पड़ता है, ये किसी को गर्म अरम या पृथ्वी को कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि इस प्रकार से तो सूर्य का जो प्रकाश है, जैसे कि ये पृथ्वी है, जब ये सूर्य का प्रकाश आता है तो ये आने के बाद यहाँ पे क्या है टकराता है, और टकराने के बाद भी ये लगभग में 51% तो वापस ही चला जाता है, क्योंकि 49% हमारी पृथ्वी अवशोषित करती है। तो 49% जब अवशोषित करती है तो जब ये रात में ठंडी होती है तो ये कुछ प्रकाश को क्या करती है, उत्सर्जित करती है। तो यहाँ पे पाई जाने वाली जो देखा जाए तो हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में आने वाला जो प्रकाश है वो एक पारगम होता है। इससे क्या करता है, हमारा वायुमंडल नहीं रोकता है। जबकि जो पृथ्वी द्वारा जो पार्थिव विकिरण है, इसे हम पार्थिव विकिरण बोलते हैं, ये जो होता है ये सौर विकिरण होता है, यानी कि सूर्य द्वारा जो विकिरण आता है उसे सौर विकिरण बोलते हैं, और जब पृथ्वी द्वारा जो उत्सर्जित किया जाता है उसे पार्थिव विकिरण बोलते हैं। ठीक, तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो इनके बीच में जो होता है देखा जाए तो परिवर्तन इनको बोलते हैं। ये साइंस में हम अलग पढ़ते हैं, ठीक है, उसको पूर्व परावर्तन इनको अलग पढ़ते हैं, वो उनकी डेंसिटी के आधार पर होता है। ठीक है, वहाँ के पदार्थ कैसा क्या है वो सबका उसका आधार पर होता है। लेकिन ये भी भिन्नता पाई जाती है, इसमें भी क्षेत्रीय आधार पर भी यहाँ का अलग हो सकता है, यहाँ की अलग हो सकते हैं, यहाँ पे अलग होने सकते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे मौजूद कण हैं उनका जो गुणधर्म अलग हो सकता है। तो यहाँ का जो प्रकाश टकराता है वहाँ की स्थिति अलग हो सकती है, यहाँ की स्थिति अलग हो सकती है। ठीक है, ये भी हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ जो देखा जाए जो
सिंथेसिस यानी कि एक प्रकाश संश्लेषण कैसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक्चुअली में यही बोलते हैं कि जो सूर्य द्वारा आने वाला प्रकाश है और ये वायु को क्या करता है, वायु से वायुमंडल में आते हुए पृथ्वी टकराता है तो हमारी पृथ्वी है एक निश्चित मात्रा तक इसको अवशोषित करती है, और जब करने के बाद जब सूर्य छिप जाता है तो यही पृथ्वी इसी ऊर्जा को क्या करती है, उत्सर्जित करती है। उत्सर्जित जब करती है तो हमारे वातावरण में पाया जाने वाला जो वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं, मीथेन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, मोनोऑक्साइड हुआ, ठीक है, ये जो गैसें होती हैं ये हमारे पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित की गई प्रकाश को क्या करती हैं, रोक देती हैं। ये यानी कि ये अपारगम होते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी द्वारा दिया गया जो प्रकाश मतलब पृथ्वी द्वारा जो उत्सर्जित किया गया जो ऊर्जा ऊष्मा होती है उसको क्या करती है, ये बाहर नहीं जाने देती, यानी अपारगम होता है। लेकिन सौर विकिरण के लिए हमारा जो प्रकाश होता है, वायुमंडल होता है, वो क्या होता है, पारगम होता है, और इसके लिए अपारगम होता है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो इसी को बोलते हैं हम क्या, प्रकाश संश्लेषण, ठीक, इसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। बस अब आप समझ सकते हैं कि हमारा जो जैविक घटक हुए, अजैविक घटक हुए, इनको हम डिटेल से आगे समझेंगे। आज के हमारा जो लेक्चर था वो जैविक और अजैविक घटक को ओवरव्यू को लेकर के ओनली था कि कैसे जैविक घटक क्या होते हैं, अजैविक घटक क्या होते हैं, जैविक घटक कैसे क्या हमारे पृथ्वी की क्या मौजूदगी है, कैसे काम करते हैं, ठीक है, और अजैविक घटक कैसे क्या कौन कौन से होते हैं, इनका क्या क्या कार्य है। अब इनको आगे डिटेल से और समझेंगे, एक एक को तोड़ तोड़ के समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर था जिसमें जैविक अजैविक घटकों को समझा, पर्यावरण को समझा, पारिस्थितिकी को समझा, और आगे अब हम समझेंगे इकोटॉन को, इकोलॉजी को, पारिस्थितिकी को समझेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो इतना ही है, ठीक है। तो आज फिर कल मिलते हैं आप लोगों को पुनः, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, तो कल फिर से पुनः मिलेंगे आप लोगों से। आज के लिए धन्यवाद।